नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, you're watching करंट अफेयर्स एनालिसिस। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली, कल एक ब्लंडर हो गया मुझसे। यू नो व्हाट, कल हमने राहुल का बर्थडे तो सेलिब्रेट किया, लेकिन मैंने उनकी सरनेम जो है वो गलत बोल दी थी। उनकी सरनेम है वाजपेयी, मैंने बजाज कह दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द रीज़न इज़, देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल। पहले तो लेट मी थ्रो के ऐसा हुआ कैसे, राइट। सो बेसिकली कल जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला था तो उससे पहले आई वेंट थ्रू द कमेंट्स। उससे कुछ समय पहले मैंने आई वेंट थ्रू द कमेंट्स, एंड फिर जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो मीन्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट करने वाला था, तो उससे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि लेट अस सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ राहुल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो जल्दी जल्दी में मैंने मिसरेड कर दिया, राइट। राहुल बजाज मेरे दिमाग में आ गया और फिर मैंने राहुल बजाज बोल दिया और लिख दिया। सो इस वजह से ये ब्लंडर हुआ। सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू राहुल फॉर दैट। द रीज़न इज़ के अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनका करेक्ट नाम लें, राइट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गलतियों से सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी हमारे कैरेक्टर को दर्शाता है। और ये चीज़ें ख़ास करके प्रोफेशनल लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि अ, आज से लगभग लगभग 10 साल पहले की ये बात है जब शी जिनपिंग साहब जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे। और उस समय पर किसी ने, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द रेडियो प्रोग्राम, लेकिन उस रेडियो प्रोग्राम में या फिर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल में ऐसा ब्लंडर हुआ था कि किसी ने शी जिनपिंग को 11 जिनपिंग कह दिया। यू नो, रोमन वो लिखते हैं ना नंबर्स में, तो ऐसे एक्स और आई को किसी ने 11 पढ़ लिया और कहा 11 जिनपिंग आने वाले हैं, या फिर ऐसी कुछ बात थी। तो इस पर ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रोग्राम आ रहा था और इस प्रोग्राम में मैंने सुना कि पहले ऐसा होता था जब ये इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो उस समय पर जो रेडियो प्रोग्राम या फिर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में जब जो स्पीकर्स होते थे, राइट, तो वो क्या करते थे, वो एम्बेसीज को कॉल करते थे। फॉर एग्जांपल, साउथ कोरिया से अगर कोई आ रहा है, राइट, उनके प्रेसिडेंट या फिर उनके कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आ रहे हैं, तो फिर उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो नहीं पता था। तो दे यूज्ड टू मेक ए फ़ोन कॉल टू एम्बेसी और बताते थे कि भाई हम यहाँ से बोल रहे हैं और वो आपके डिग्नेटरीज आ रहे हैं, तो हमें उनका स्पेलिंग बताइए और इसी के साथ साथ उनका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो भी हमें बताइए। सो दिस इज जस्ट ए स्मॉल डिटेल, राइट। एक छोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें और ज़्यादा एज ए ह्यूमन बीइंग और हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें इम्प्रूव करती हैं। तो एक अच्छा हुआ, आई वुड से, कि एक गलती हुई और गलती की वजह से हमें और ज़्यादा अपने आप को रिफ़ाइन करने की एक जो है अपॉर्चुनिटी मिली। और यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग बात भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाया जो आई बिलीव आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी हैव गॉट ऑन आवर टेबल। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, राइट। दिस वन इज अबाउट हाउ डज एक्सियोम मिशन 4, राइट, AX4 जिसको कहते हैं, तो ये AX4 जो है, how does AX4 mark a pivotal moment in India's human space flight program? Discuss. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस रिसर्च और इन सारे विषयों के साथ जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है और ये टॉपिक है। नाउ द थिंग इज़, इससे पहले भी हमने इस पर डिस्कशन की थी। कल हमने शुभांशु शुक्ला साहब जो हैं तो उनका क्या रोल रहेगा और ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की थी, इज़न्ट इट, रिमेंबर? तो देखिए, ये AX4 जो है ये भारत की फिर से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में री एंट्री कर रहा है 41 ईयर्स के बाद। इससे पहले शर्मा साहब गए थे, राइट, और आज आप देखिए 41 ईयर्स के बाद भारत, ऐसा हुआ है कि पहली बार, राइट, भारत का कोई व्यक्ति जो है, हमारे देश का कोई सिटीज़न जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में
जा रहा है, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ जो 2027 में क्या होने वाला है आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। गगनयान, तो गगनयान के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मिशन, इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। और इसी के साथ साथ भारत अपना खुद का जो स्पेस स्टेशन है ये 2035 में भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है ये लॉन्च करने वाला है। तो ये सारे फ्यूचर के मिशंस के लिए ये AX4 में जो शुभांशु शुक्ला साहब ने एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश भारत के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू इज दिस थिंग कि शुक्ला साहब जो हैं ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी वहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें जो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च है इट विल प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में ख़ास करके जब हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में जो हमारे मसल्स होते हैं ना, वो हमारे मसल्स वी लूज़ आवर मसल्स, राइट। ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। और स्पेस के बारे में कहा जाता है द मसल दैट यू डोंट यूज़ यू लूज़ दैट मसल। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मसल को लेकर रिसर्च की जाएगी। सो दिस विल प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सिर्फ ऐसा नहीं, स्पेस में, स्पेस के साथ साथ पृथ्वी पर भी एज रिलेटेड, फिर हमारे मसल्स कैसे उम्र के साथ वीक होते जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों में भी ये रिसर्च जो है ये बहुत काम आने वाली है। तो पृथ्वी पर और स्पेस में, दोनों में ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में जो मसल के ऊपर रिसर्च की जाएगी इट विल प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक हेल्थ। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ के मूंग और मेथी, इन पर भी रिसर्च होने वाली है कि कैसे फ्यूचर में मीन्स ये मूंग और मेथी को डेवलप करने की, इसकी खेती करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये जर्मिनेट होते हैं, ये सीड्स वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं, तो दिस विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। ये न्यूट्रिशियस फूड है मूंग और मेथी, तो फ्यूचर में ट्रैवलर्स जो हैं तो उनको ये चीज़ बहुत काम आएगी। इसी के साथ साथ जो एल्गी है इस पर भी स्टडी की जाएगी। तो एल्गी का एक तो काम है कि देखिए ये स्पेस में क्या इसको उगाया जा सकता है, और अगर इसको उगाया जा सकता है तो फूड सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ कि एल्गी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो इसको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो फ्यूचर में उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यू कैन मीन्स आज थोड़ा ये आपको साईफाई लगेगा, थोड़ा इमेजिनरी लगेगा, थोड़ा फिक्शन टाइप चीज़ें लगेगी, लेकिन ये बेबी स्टेप्स हैं। किस चीज़ के बेबी स्टेप्स हैं? ये ह्यूमन बींग्स के स्पेस में या फिर दूसरे प्लैनेट्स में रहने के बेबी स्टेप्स जो हैं वो आज हम उठा रहे हैं। एंड दिस इज़ ए वेरी वेरी बिग थिंग, इफ़ यू कैन सी वी आर विटनेसिंग दिस थिंग। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे देश के ये जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्होंने ये चीज़ की या फिर ये करेंगे। दिस इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी। आज से हज़ारों साल पहले अगर हम चले जाएं तो हमारे जो पूर्वज हैं दे यूज्ड टू लिव इन केव्स, राइट। पहले कहते हैं कि पेड़ों पर रहते थे, फिर पेड़ों पे से ज़मीन पर उतरे, ज़मीन पे से फिर गुफाओं में रहने लगे, और तब से आज देखिए हम स्पेस में जाने लगे हैं। तो पिछले अगर आप 5-10 हज़ार सालों के इनोवेशंस को देखें तो पिछले जो 100 सालों के अंदर ह्यूमन बींग्स ने इनोवेशंस की हैं दे आर आउटस्टैंडिंग। जो स्पीड है इट इज़ अनबिलीवेबल। अगर ह्यूमन इतिहास को देखें पिछले 50,000 1 लाख सालों से अगर आप चीज़ों को देखें तो 100 सालों के अंदर जो चीज़ें हुई हैं ये अभी तक इतने बड़े स्ट्रेच में नहीं हुई थी। इसी के साथ ये जो AX4 हैं इसकी एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी किया जा रहा है इंडिया के साथ साथ, एज यू नो के यूएसए के साथ पोलैंड, हंगेरी के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये 4 लोग जो हैं वहाँ पर गए हैं। और ये जो भी नॉलेज मिलेगी तो ये सभी के साथ शेयर की जाएगी, रिसोर्सेज जो हैं ये शेयर किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है इसको और ज़्यादा मजबूत करता है। AX4 प्रोवाइड्स क्रिटिकल एक्सपीरियंस फॉर इंडियाज़ फ्यूचर स्पेस मिशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि एक गगनयान के बारे में हमने बात की, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस भारत का जो स्पेस स्टेशन है। इसी के साथ 2040 का जो भारत का टारगेट है दैट इज़ चांद पर हम लोगों को भेजने वाले हैं, एक मैन्ड मिशन होने वाला है।
चांद पर 2014 में। तो इसके लिए भी दिस विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च हैज एप्लीकेशंस फॉर बोथ अर्थ एंड स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया। तो एज रिलेटेड मसल लॉस कैसे होता है, इसकी स्टडीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। फिर टच स्क्रीन की यूजेबिलिटी को लेकर भी, टच स्क्रीन्स जो होती हैं तो फिर स्पेस में अलग प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। AX4 इंस्पायर्स स्टेम एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई थी, मैं कुछ यहाँ पर बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। हमने कल बात की थी ना APJ कलाम साहब के बारे में, मैंने बात की थी, इंस्पिरेशन के बारे में बात की थी। तो शुभांशु शुक्ला साहब वहाँ पर गए हैं। तो दिस विल मोटिवेट यंग इंडियंस, दिस विल स्पार्क यंग इंडियंस, यंग माइंड्स को इग्नाइट करेंगे। स्टेम करियर में बहुत सारे लोग जाएंगे। फ्यूचर इनोवेटर्स जो हैं उनके लिए एक नया विजन जो है वो बेंचमार्क जो है वो सेट कर रहे हैं। X4 शिफ्ट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीमेंट्स। ट्रेडिशनल एग्रीमेंट्स कैसे थे? जैसे नासा का एग्रीमेंट इसरो के साथ। तो पहले आपको ऐसा ही देखने को मिल रहा था कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही थी। लेकिन ये जो X4 है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल है ये। तो इसमें नासा है, इसरो है, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, फिर ऑफ कोर्स इलॉन मस्क की ये जो स्पेस एक्स कंपनी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल अब जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल एजेंसीज, प्राइवेट और गवर्नमेंट की, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। और भारत की जो एक टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी ये डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये X4 में जो शुक्ला साहब है, तो इनकी जो तैयारी हुई, जो सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए उनकी पूरी ट्रेनिंग चली, उसमें वो पास हुए एंड फाइनली ही इज़ ऑन बोर्ड। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। एंड एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ी बात है। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर। शायद आपने इस किताब का नाम सुना हो, सोफीज वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और GS4 की जो तैयारी है उसके लिए ये एक नोवेल है। ये जो सोफीज वर्ल्ड है इट इज़ ए नोवेल। तो जो अलग अलग फिलोसोफर्स हैं ना, प्लेटो एंड सोक्रेटिस एंड देन देयर आर सो मेनी अदर्स, तो इन सारे फिलोसोफर्स ने क्या क्या कहा, व्हाट दे वर ट्राइंग टू टीच अस, राइट, उनकी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में आपको सोफीज वर्ल्ड नाम की किताब में मिलेगी। आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि अलग अलग फिलोसोफर्स ने क्या क्या बातें बताई। अब ये जो राइटर है ना, ये जोस्टिन गार्डनर उनका नाम है, और एक बहुत ही डीप रिलेशन है मेरा इस सोफीज वर्ल्ड के साथ। तो जो शायद मुझे जहाँ तक याद है तो पहली नोवेल जो मैंने पूरी पढ़ी हूँ तो आई थिंक दैट वाज दिस सोफीज वर्ल्ड, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन डीप रिलेशन ये है कि ये कहानी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी, स्टार्टिंग की कहानी थोड़ी मुझे पता थी और उसके बाद ये क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि सोफ़ी के साथ क्या होता है। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे किताब पढ़नी ही पड़ी और फिर मैं पढ़ता गया और चीज़ें समझता गया। और जब ये किताब ख़त्म हुई तो मुझे पता चला कि वाओ दिस इज़ अमेजिंग। फिर मैंने जोस्टिन गार्डनर साहब की दूसरी किताबें पढ़ी थी, ऑरेंज गर्ल हैं एंड देयर इज़ नाम याद नहीं आ रहा है, देयर इज़ वन मोर बुक, हाँ, क्रिसमस कैलेंडर नाम की एक उनकी किताब है। तो एक 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 बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी एक बात रहती है, राइट, वो स्पेस और जो ह्यूमन बींग्स हैं इनका जो एक कनेक्शन है उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं आई डोंट वांट टू से व्हाट ही हैज सेड इन दैट बुक, लेकिन आप जब भी मीन्स ये किताब पढ़िएगा सोफीज वर्ल्ड एंड आपको पता चलेगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। और वैसे भी GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो फिलोसोफर्स हैं तो इट विल हेल्प यू लॉट। इट विल टेक हार्डली अ वीक और समथिंग फॉर यू टू रीड दिस बुक इफ़ यू रीड लाइक 2-3 आवर्स अ डे। तो और इंटरेस्टिंग कहानी है, क्या क्या मीन्स बहुत ही ऐसा होगा कि कल क्या होगा, अब क्या होगा सोफ़ी के साथ, अब क्या होगा, ऐसी एक पेज टर्नर जिसको कहते हैं, तो ऐसी है। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट या फिर ह्यूमैनिटी और स्पेस का जो रिलेशन है उसके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिशन है। X4 पोजिशंस इंडिया एज अ मेजर प्लेयर, राइट। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट फॉलोवर, वी आर ऑल्सो लीडिंग
व्हेन इट कम्स टू स्पेस अरीना। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों, ये भी इसी विषय के साथ जुड़ा हुआ है। 2 अलग अलग आर्टिकल्स थे इस विषय पर, और एक आर्टिकल जो है वो हमारे एक्स इसरो के चीफ ने लिखा था, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। जो अभी मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए थे। उसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें भी हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर आपको डायरेक्टली एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो हाउ डज AX4 contribute to India's strategic goals in space medicine and crew management for future human space flight programs? Discuss. कुछ पॉइंट्स यहां पर रिपीट होंगे। AX4 supports India's strategic goals, जैसे स्पेस मेडिसिन। स्पेस मेडिसिन में भी एक बहुत ही, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाएगी। फिर क्रू मैनेजमेंट, आप कैसे अपने क्रू को मैनेज करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीज़ें हैं, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के लिए भी। सो आई वुड राइट हियर क्रू MGMT, that stands for short form of management. Crew management में भी it will play a very important role. AX4 aligns with India's Bio E3 policy and space-based life sciences ambitions. तो भारत का जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको BAS या फिर बास कह सकते हैं आप, तो ये जो हम लॉन्च करना चाहते हैं 2035 में, तो उसके लिए रोल प्ले करेगा। ल्यूनार मिशन में भी 2040 वाला जो है उसमें भी इट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। फिर गगनयान और बैस जो हैं, ये दोनों इट विल बी ए ट्विन पिलर्स ऑफ इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एफर्ट्स। ये दोनों के लिए ये दो चीज़ें जो हैं, इट इज़ लाइक ए ट्विन पिलर, और ये दोनों ये जो पिलर्स हैं उसका बेस ये AX4 है, क्योंकि हमारे शुभांशु शुक्ला साहब वहाँ पर गए हैं, और ग्लोबल लेवल पर भारत दूसरे देशों के साथ भी अच्छी तरीके से कोलैबोरेट कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है भारत के लिए भी। और जैसे मैंने आपको बताया मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म्स, तो इसमें आप देखिए एक्सियोम है, फिर ब्लू ओरिजिन, नासा का गेटवे, तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज के साथ प्राइवेट प्लेयर्स और पब्लिक प्लेयर्स दोनों के साथ कोलैबोरेट करने का एक मौका मिल रहा है। इसी के साथ साइंस डिप्लोमेसी की बात करें तो इसमें भी भारत जो है वो टेक्निकल चीज़ें एक दूसरे के साथ, दूसरे देशों के साथ शेयर करेगा, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो स्पेस में और ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तो साइंस डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत के लिए एक नया डायमेंशन जो है वो ये मिशन खोल रहा है। भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसरो की एक फिलोसॉफी रही है लर्निंग बिफोर लीडिंग। तो पहले सोवियत, नासा, ये सारे प्लेयर्स गए, फिर उसके बाद हम चीज़ों को सीखते गए, अब धीरे धीरे करके हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी और सीखते गए। नाउ वी आर लर्निंग, और लर्निंग के साथ साथ वी आर ऑल्सो लीडिंग। तो ये हमारा एक इसरो का अगर आप देखें तो, और हमारे देश का देखें तो, एक रेजिलियंस जो साइंटिफिक एक्सीलेंस है वो ये चीज़ें डिस्प्ले करती हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर ट्राइंग टू अचीव आत्मनिर्भरता इन दिस स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए भी this will play a very very important role. AX4 stands as a milestone in India's journey toward shaping humanity's future in space, right? तो ये 2 important विषय थे। अब हम बात करते हैं नेटो के बारे में, right? What are the implication of NATO's new defense spending targets for the alliance's cohesion and military capabilities? Analyze. ट्रंप साहब ने अभी जो नेटो की समिट हुई थी, राइट, तो इस समिट को मोन्यूमेंटल विन बताया है, एक बहुत बड़ी जीत बताई है ट्रंप साहब ने इस समिट को, क्योंकि इस समिट में ये डिसाइड किया गया है कि नेटो की क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है और नेटो को डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो 2014 में वेल्स जो है ये यूके का एक देश है वेल्स, तो 2014 में जब मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में ये तय किया गया था कि सारे जो मेंबर्स हैं वो अपनी जीडीपी का 2% जो है
वो नेटो के लिए देंगे, नेटो की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारे देश जो हैं दे वर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनफ, और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो रहे थे। अब ये जो 2025 की समिट हुई है, तो इस 2025 की नेटो की समिट में यह तय किया गया है कि बाय 2035 नेटो के मेंबर्स जो हैं ये 2% नहीं लेकिन अपनी जीडीपी का 5% जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे बाय 2035, डिफेंस के लिए 5% अपनी जीडीपी का। और ऑफ कोर्स ये किसके लिए है, क्योंकि ये सारे देश जो हैं ये नेटो एज अ ग्रुप जो है वो रशिया को काउंटर कर सके, इसके लिए है। नेटोज न्यू स्पेंडिंग टारगेट्स एड्रेस डिस्पैरिटीज बट फेस इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। ये जो डिस्पैरिटीज क्रिएट हो रही थी, कुछ देश जो है वो ज्यादा स्पेंड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल पोलैंड जो है, अब पोलैंड को अगर आप देखेंगे मैप में तो पोलैंड बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। तो पोलैंड यूज्ड टू स्पेंड सम 4.12% ऑफ इट्स जीडीपी आफ्टर डिफेंस। लेटविया जो है इट यूज्ड टू स्पेंड मोर देन 3%। लेकिन अगर आप स्पेन को देखेंगे, स्पेन इज मेंबर कंट्री ऑफ नेटो और यूरोप की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी स्पेन है। तो स्पेन यूज्ड टू स्पेंड जस्ट 1.28%। दैट्स इट। जर्मनी भी राइट टाइम पर राइट पैसे जो है वो इश्यू नहीं करता था, और इसकी वजह से ट्रम्प साहब ने ये भी धमकी देखी, मीन्स अपनी फर्स्ट टर्म जो थी तो उसमें ट्रम्प साहब ने कहा था कि भाई अमेरिका जो है वो नेटो को छोड़ देगा। तो ये सारे इश्यूज हुए थे, नेटो के अंदर ही इतने इश्यूज चल रहे थे, चैलेंजेस चल रहे थे। लेकिन अब नेटो ने यह तय किया है कि वी आर गोइंग टू स्पेंड 5% बाय 2035। तो इसमें कुछ कोर टारगेट हैं, कुछ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे 3.5% जो है अपनी जीडीपी का दैट विल बी स्पेंड आफ्टर कोर टारगेट, और 1.5% जो है दैट कोर डिफेंस बेसिकली, और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के लिए 1.5। तो ऐसा 2035 तक वो अचीव करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं, एक्सेप्ट की गई है, तो इसको एक मोन्यूमेंटल विन बताया है। अब रही बात डिफरेंशिएटेड स्पेंडिंग अप्रोच की, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पोलैंड ज़्यादा स्पेंड करता है, स्पेन जो है वो कह रहा है कि भाई 3% बराबर हैं, हम 5% जितना आदमी अभी वो कह देगा ओके। लेकिन उसके बाद स्पेंडिंग की जब बात आएगी, तब जेब में हाथ डालने की बात आएगी, तो ये सारे देश जो हैं वो एक साथ उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो ये इस बात को दिखाता है, डिस्प्ले करता है कि नेटो के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें भी कुछ टेंशन्स चल रहे हैं। इट इज़ नॉट मीन्स दूर से वो लग रहा है रोजी पिक्चर, बट इट इज़ नॉट दैट रोजी। और टर्की की बात करें अगर हम, तो टर्की एक ऐसा देश है जो नेटो का मेंबर है। दूसरी तरफ टर्की जो है इसने S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो रशिया से खरीदी है। तो ऐसी भी चीज़ें चल रही है नेटो के अंदर, इसको बहुत ही परफेक्ट ग्रुप मत मानिएगा। इसकी एक ही खास बात है, दैट इज़ इसमें एक आर्टिकल 5 है नेटो का, और वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी नेटो मेंबर पर अटैक करेंगे तो ये मानकर चला, ये नेटो ग्रुप ये मानकर चलेगा कि आपने सारे मेंबर कंट्रीज़ पर अटैक किया है, और सारे मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ मिलकर आप पर अटैक करेंगे। यही एक सबसे अट्रैक्टिव बात है नेटो की, एंड दिस इज़ द रीज़न कि बहुत सारे देश जो हैं वो इसको एक के बाद एक ज्वाइन करने लगे हैं। लेकिन रशिया जो है इट इज़ नॉट हैप्पी विद दिस ईस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ नेटो। रशिया ने भी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग जो है इसको इंक्रीज की है। रशिया स्पेंड सम 2024 में $124 मिलियन, सॉरी $149 मिलियन रशिया ने अपनी मिलिट्री में स्पेंड किया। और यहाँ पर 2035 का जो टारगेट रखा है, तो ये अभी के जो चैलेंजेस हैं, ये नेटो इज व्हाटएवर नेटो इज डूइंग इज टू एंड दिस रशिया यूक्रेन वॉर। तो इसके लिए 2035 इज गोइंग टू बी इट्स लाइक बहुत दूर की बात है। अभी यहाँ पर ये भी समझना है कि ये जो रशिया है वो भी टोटली गलत नहीं है, राइट। इट्स नॉट लाइक नेटो ही सही है, नहीं। 1990s में जब मीटिंग हुई थी यूएसएसआर और मीन्स उसके बाद ये रशिया बन गया, मीन्स यूएस कोल्ड वॉर के समय पर ये तय किया गया था कि भाई नेटो जो है उसका ईस्टवर्ड एक्सपांशन नहीं, 1 इंच भी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था कि 1 इंच भी एक्सपांशन नहीं होगा। लेकिन फिर धड़ाधड़ एक के बाद एक देश जो है वो इसमें ऐड होने लगे, और थैंक्स टू दिस
एक्सियोज फॉर दिस इंटरेस्टिंग मैप. मैंने बहुत सारे मैप्स देखे. आई स्पेंड लाइक 15-20 मिनट्स आफ्टर मैप्स, लेकिन पुराने मैप्स ही सामने आ रहे थे. तो यहाँ पर देखिए 1991 से पहले कितने सारे देश इसके पार्ट थे. ये डार्क नेवी ब्लू में जो हैं वो दे आर 1991 से पहले के देश. 1991 के बाद आप देखिए अभी ये लेटेस्ट जो है ये 2024 में ज्वाइन हुआ स्वीडन, 2023 में फिनलैंड ज्वाइंट हुआ. देखिए फिनलैंड तो रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है. फिर ये सारे देश जो हैं वो भी रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं. फिर यूक्रेन जो है वो एस्पिरेशन लेकर बैठा है. तो यही वन ऑफ द मेन रीज़न है कि रशिया ने कहा. मीन्स रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बार बार बताया कि देखिए आप एक के बाद एक अलग अलग मेंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं. दिस इज़ नॉट राइट. हमने जो एक तय किया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वाई यू आर डूइंग दिस, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी. और फाइनली इतने सारे धड़ाधड़ देश ऐड होने लगे. और फिर यूक्रेन को जब ऐड करने की बात सामने आई और सीरियस हुई तो उसके बाद रशिया ने सोचा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमारी दहलीज तक ये चीज़ पहुंच गई है, वी नीड टू टेक ए स्टैंड. तो यूक्रेन रशिया वॉर जो है ये अब तय करेगा. मीन्स अभी तो ये युद्ध चल रहा है, उसके भी 3 साल हो गए. तो नेटो का जो रिजॉल्व है, ये स्पेंडिंग कमिटमेंट्स और ये जो मीटिंग्स होती है, तो क्या आप एक्शंस लेंगे, जो आप कहते हैं और करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आने वाले भविष्य में तय होगी. स्पेन तो अभी भी डिसेंट कर रहा है, राइट. स्पेन का जो डिसेंट है इट हाईलाइट्स चैलेंजेस इन अचीविंग यूनिफाइड नेटो रिस्पॉन्सेस. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं इसको ये 2035 वाला टारगेट जो है वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट emergency. What lessons can be drawn from the emergency to prevent the abuse of power in a democracy? Right, emergency के 50 साल हो गए. 25 जून 1975, राइट. बहुत पुरानी बात है, 50 साल पहले की ये बात है, राइट. और जिन्होंने इमरजेंसी देखी है, इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स या फिर आपकी जो एल्डर्स हैं उनको पूछेंगे, देन दे विल टेल यू सो मेनी थिंग्स अबाउट इमरजेंसी. हमें इसके बारे में इसलिए पता नहीं है क्योंकि हमने इस चीज़ को देखा नहीं था, तो हमने सिर्फ इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है. वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सिर्फ हम पढ़ते हैं, जिनको देखा नहीं है. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारा जन्म हो गया तो पहले दिन से ही हम सारी चीज़ों को जानने लगे. वक्त लगता है, इज़न्ट इट. एक समय के बाद जब हमारी एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, रुचि पैदा होती है किसी विषय को लेकर, तब जाकर हमें चीज़ों को और ज़्यादा समझने का एक मन होता है और उसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड. बट एनीवेज, द इमरजेंसी मार्क्ड ए डार्क चैप्टर इन इंडियाज डेमोक्रेसी विद सिविल लिबर्टीज सस्पेंडेड, राइट. सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस जो है, हेबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि आपको अगर गिरफ्तार किया गया है तो आपको जज के सामने, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की रहती है कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है. तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई. प्रेसिडेंट साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया इमरजेंसी का. और बेसिकली इंदिरा गांधी जी के समय में ये चीज़ हुई थी. और इसमें ये भी था कि इलीगल जो घर थे तो उनको हटाने की बात थी. और उस समय पर फिर पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं तो उनके बीच में मुठभेड़ हो जाती है और पुलिस ने बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी, राइट. आई वुड यूज़ द वर्ड हत्या, क्योंकि पुलिस जो है इट इज़ नॉट फॉर किलिंग पीपल, इट इज़ फॉर आवर प्रोटेक्शन. रक्षक जो है वही भक्षक हो गया. और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी. और फिर एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट और ये सारी चीज़ों को दिखाकर इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में इमरजेंसी को अप्लाई कर दिया. तो बहुत सारे ओपोजिशन के लीडर्स को जेल में भेजा गया. आपको कोई भी रीज़न नहीं दिया जाएगा, राइट. आपको डिटेन किया जाता है, आपको डिटेन किया जाता है. आपको जो डिटेंशन जिसको हम कहते हैं, तो कोई आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको क्यों डिटेन, बस आपको पुलिस आकर पकड़कर जेल में डाल देगी, दैट्स इट. उनको लगा कि ये कुछ कर सकता है, बस डाल दो जेल में, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. और सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट का भी गलत जजमेंट था कि हेबियस कॉर्पस जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया. तो इंस्टीट्यूशंस जो थे जिनको हमारी रक्षा करनी थी, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, पार्लियामेंट, ये सब प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल के तहत काम कर रहे थे. इवन जुडिशरी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हेबियस कॉर्पस का जो प्रोटेक्शन है तो इसको ओवरराइड कर दिया. तो इसकी वजह से एक पूरा ऑथोरिटेरियन रूल जो है वो हमारे देश में आ गया. हमारे देश, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक अगर सबसे डार्केस्ट चैप्टर अगर हम कह सकते हैं किसी को हमारी डेमोक्रेसी के लिए, तो दैट इज़ दिस इमरजेंसी. प्रेस सेंसरशिप आ गई. मीन्स जो नज़दीक के जो न्यूज़पेपर्स थे दिल्ली के,
तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर दी गई ताकि वो न्यूज़पेपर ही प्रिंट ना कर सके। इंडियन एक्सप्रेस ने एक ब्लैंक ओपिनियन पेज, पूरा एक ब्लैंक ओपिनियन पेज जो है वो रिलीज किया था। एक प्रकार का प्रोटेस्ट ही था वो। और जुडिशरी का जो फेलियर रहा उसकी इम्पैक्ट लंबे समय तक हमें देखने को मिली। इनफैक्ट 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे ये जो हेवियस कॉर्पस का, तो इसको फिर ओवरटर्न किया। तो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया इंस्टीट्यूशन में। और इमरजेंसी जो है ये इस बात को एक्सपोज करती हैं कि अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव पावर जो है इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द पीपल ऑफ दैट नेशन। तो ये चीज़ इसीलिए हमें समझनी है ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ एटलीस्ट हमारे देश में ना हो। और जिस देश में फ्रीडम नहीं होता है प्रेस को, राइट, ये प्रेस जो होती है उससे ही लोगों को एजुकेशन मिलती है कि क्या चल रहा है। प्रेस से अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के बारे में हमें पता चलता है। जैसे हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ये क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स और इस प्रकार की ओपेड एक्सेट्रा का, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा डीप होती है। अगर इमेजिन कीजिए कि ये चीज़ें पब्लिश ही ना हो तो सरकार जो कहेगी वही चीज़ हम मानेंगे। लेकिन फिर उन्होंने फिर इलेक्शंस करवाए इंदिरा गांधी जी ने, और फिर वो इलेक्शंस में हार गए। प्रेस को साइलेंस करने की उनकी कोशिश जो है इसकी वजह से उनके हाथ में पावर नहीं रहा। द लेगेसी ऑफ द इमरजेंसी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस इंडियाज पॉलिटिकल कल्चर। आज भी यंगर इंडियंस को हमें पास्ट अब्यूज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो थोड़े वीक हैं जिनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें हमने इमरजेंसी से सीखी हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो प्रेस का फ्रीडम है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, इनका सेफगार्ड करना इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ प्रेस के साथ साथ लोगों का भी ये एक ड्यूटी बनती है हमारी कि हम इन चीज़ों, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो एक स्टैंड ले, कोई आवाज़ उठाएं। वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन सो मेनी constitutional ways. How does the investigation into the AI-171 crash highlight the importance of international collaboration in aviation safety? अब इसका ब्लैक बॉक्स जो है ये रिकवर हो चुका है, 13 जून को ये रिकवर हुआ। और इसी के साथ जो दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, फ्लाइट रिकॉर्डर सिस्टम, वो भी रिकवर हो चुकी हैं। जो वॉइस रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं, कुछ टेक्निकल ऐसे डिवाइसेस होते हैं, तो इनको रिकवर किया गया है और फिर इनसे डेटा जो है वो रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये AAIB के द्वारा की जा रही है। और AAIB की मदद जो है ये NTSB जो है, दिस इज़ फ्रॉम USA की क्रैश इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो इट इज़ हेल्पिंग। तो ये कोलैबोरेशन यहाँ पर चल रहा है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एविएशन सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्द से जल्द हो और एक्यूरेट फाइंडिंग इसकी हो। अब ब्लैक बॉक्स को एनालाइज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, राइट, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारे देश के पास नहीं है, ये बोइंग के पास है। तो इसके लिए आपको ये ब्लैक बॉक्स जो है इसको US से भेजना पड़ेगा, बोइंग के HQ में इसको भेजा जाएगा और फिर वहाँ पर जाकर ये डेटा जो है वो और ज़्यादा फास्टर तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूरी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी से किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सारी चीज़ें हमारे देश में होनी चाहिए, नहीं। वी नीड टू नो व्हाट वेंट रॉन्ग। और इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, एयर क्रैश होता है, तो इसके इन्वेस्टिगेशन में आप सारी एजेंसीज मिलकर काम करेगी और फिर ये डेटा जो है वो पूरी इकोसिस्टम यानी कि दुनिया की सारी एयरलाइंस के साथ ये पूरा डेटा जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे ताकि जो गलती हुई है ये गलती दूसरी जगह पर रिपीट ना हो। ए नेशनलिस्टिक अप्रोच रिस्क्स डिलेइंग द इन्वेस्टिगेशन। अगर हम ये जिद पकड़ कर बैठेंगे कि इंडिया में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए तो फिर ये और ज़्यादा वक्त लग जाएगा। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, राइट, एंड नॉट जस्ट इंडिया बट इन जनरल एविएशन सेक्टर की बात करें तो इसका जो सेफ्टी रिकॉर्ड रहा है उसके पीछे मेन फिलोसॉफी है दैट इज इट इज़ ऑलवेज लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड आई एम श्योर दे विल डू द सेम दिस टाइम एज वेल। So that's basically everything in today's discussion. आगे means before I say goodbye to you, please make sure
कि आप इस लेक्चर को शेयर करें. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जिनको इस प्रकार के लेक्चर की रिक्वायरमेंट हैं, बट दे डोंट नो कि इस प्रकार का लेक्चर जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं. दे लिटरली डोंट नो. देयर आर सो मेनी ऑफ देम. तो उन तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर जो जो राइट रास्ता है वो यही है कि जिनको ये लेक्चर पसंद आता है तो वो रेगुलर बेसिस पर शेयर करें. अगर आप शेयर करेंगे तो ही ये सीरीज़ जो है वो एक्सपांड होगी, ग्रो होगी. और ये एक्सपांड और ग्रो होगी तभी हम इसको चला पाएंगे. अगर ये सस्टेनेबल नहीं है, राइट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वायबल नहीं है, तो फिर इसको ऑपरेट एक लंबे समय तक इसको नहीं चलाया जा सकता. यू कैन अंडरस्टैंड, राइट. बहुत ही प्रैक्टिकल बात है ये. सो please do make sure to share this, and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.